हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम एस.के. गोयल है। मैं IIT JEE मैथ्स की बुक का लेखक हूँ। मैंने अब तक 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं JEE मेन एडवांस के लिए, अलग अलग पब्लिकेशंस के लिए, जिनमें JPNP, अरिहंत पब्लिकेशन, नगीन पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन है। तथा मुझे IIT JEE पढ़ाने का 25 वर्ष का अनुभव है। क्योंकि आजकल लॉकडाउन की स्थिति है, तो लॉकडाउन के चलते मेरे मन में विचार आया कि अभी JEE मेन का एग्ज़ाम लेट है, क्योंकि उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने उसके लिए बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स मैथ्स का शुरू करने जा रहा हूँ। JEE मेन 2020 के लिए शुरू करने के लिए मेरे पास कोई बोर्ड की सुविधा नहीं है, ना कोई मार्कर पेन, ना बोर्ड, तो इसलिए मैं पेपर पर क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए मैं हर चैप्टर की ब्रीफ में पहले थ्योरी दूंगा, थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल थ्योरी क्लियर करने के लिए, तथा उसके बाद JEE मेन के 2002 से 2019 तक के सभी क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। पहले 2002 से 2012 तक इसका नाम AI-EEE था और 2013 से अब तक इसका नाम JEE मेन है, मगर हम सभी क्वेश्चन पर JEE मेन का नाम लिखेंगे। आज हम सबसे पहले चैप्टर शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? दुनिया के सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि सभी नंबर को a + i b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? अ सिंबल ऑफ द फॉर्म a + i b वेयर ab बिलोंग्स टू रियल नंबर जो i ना हो, एंड i = √-1 जिसको आयोटा कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। a + i इसको लिखा जा सकता है a, b कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में a, b, a रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट। ये रियल एक्सिस पर होगा, ये होगा इमेजिनरी एक्सिस पर। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहलाता है आर्गन डायग्राम। ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस, y एक्सिस, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम। ये होता है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट P है तो P के कोऑर्डिनेट क्या बोले जाते हैं? a, b। a x कोऑर्डिनेट और y होगा, b होगा इसके अंदर y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी बातों में अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं ai + bj, ये हुआ वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर की फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना हो तो ऐसे भी ai + bj से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो किसी भी क्वेश्चन करने के 3 पैटर्न हो जाते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एक वेक्टर फॉर्म से। जिससे भी अच्छा लगे उससे ट्राई कर सकते हैं हम किसी भी क्वेश्चन को अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? a और b तो दोनों रियल हैं, तो a क्या कहलाता है? a होता है रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट, और b होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये है z का इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z + i, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, एक नाम आता है इसके अंदर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में i का साइन बदल जाता है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर साइन चेंज ऑफ आयोटा। अगर ये z है तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स को z कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट करते हैं। a + i का कॉन्जुगेट, बस साइन चेंज ऑफ आयोटा हो जाता और कुछ नहीं, i का साइन बदलता है, साइन चेंज ऑफ आयोटा i का केवल साइन बदल जाता है और कुछ नहीं होता कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ये पहले a, b था तो कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करेगा a, b, यानी कि b का साइन चेंज होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर z फर्स्ट में होगा तो कॉन्जुगेट उसका फोर्थ में होगा।
अगर फोर्थ में होगा तो फर्स्ट में, ऊपर या नीचे मूव करता है। सेकंड में होगा तो जेड कॉन्जुगेट उसका थर्ड में होगा, अगर थर्ड में होगा तो जेड कॉन्जुगेट उसका सेकंड में होगा। किस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं बात को मैं। ये मेरे पास जेड है और ये मेरे पास जेड बार है। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 100% फोर्थ क्वाड्रेंट, ऊपर या नीचे मूव करता है, ऊपर नीचे, क्योंकि ए कॉमा बी का बन जाता है ए कॉमा माइनस बी, ऊपर और नीचे मूव करता है ये। अगर थर्ड में है, सेकंड में है तो ये आ जाता है थर्ड में। दूसरी बात, अगर ये थर्ड में है तो ये आता है सेकंड में। लास्ट, अगर ये फोर्थ में है तो ये आ जाता है फर्स्ट में। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर और नीचे मूव करता है, फर्स्ट का फोर्थ में, फोर्थ का फर्स्ट में, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का सेकंड में, इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करता है, फोर्थ का फर्स्ट में, इस तरीके से मूव किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड बार होता है, अभी हमने जेड बताया था, जेड था ए प्लस आयोटा बी, तो जेड बार होगा या जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी। अगर हम दोनों को ऐड करें तो आता है 2a जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, या हम कहें ए आता है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, और ए था इसका रियल पार्ट। तो याद करना होगा तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेड का रियल पार्ट होता है जेड प्लस जेड बार बाई 2, ये है जेड का रियल पार्ट। एंड अगर दोनों को एक साथ माइनस कर देते हैं तो कंडीशन क्या आती है। दूसरी बात, अ रियल पार्ट जेड, जेड इसको रिमेंबर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर दोनों को माइनस करता हूं मैं तो क्या आता है, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, या आता है 2ib, या बी आता है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i। तो बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i। इसको भी हमें याद करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एक तो रियल पार्ट ऑफ जेड और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एक नाम आता है इसके अंदर प्योरली रियल। ये क्या चीज है, प्योरली रियल के अंदर केवल रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो। क्या मतलब, अगर प्योरली रियल कहता है तो बस जेड का इमेजिनरी पार्ट 0 रख दीजिए, ये बन जाता है प्योरली रियल। तो इससे हमें प्राप्त होता है जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुमसे कहता है प्योरली रियल तो बस इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 रख दीजिए। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा काम आता है ये। जेड बार इज इक्वल टू जेड। एक नाम अगर कहे प्योरली इमेजिनरी, इसमें तुम्हें क्या करना होगा, तो बस जेड के रियल पार्ट को 0 रख दीजिए। अगर प्योरली रियल कहता है तो इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली रियल पार्ट 0, तो आता हमारे पास जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड। ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस कंडीशन से लेंथी क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं, फटाफट सोल्व हो जाते हैं। और कॉन्जुगेट का यूज़ अब बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कॉन्जुगेट का यूज़ किस तरीके से होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कॉन्जुगेट का यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और एक मेरे पास कंडीशन लिखी है abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c abc बिलोंग्स टू रियल, a इज नॉट इक्वल टू 0, जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो वहां पर abc हमेशा रियल नंबर होता है। अब इस रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है अगर इसका एक रूट सपोज करो अल्फा है, कोई भी एक रूट अल्फा p प्लस आयोटा q, इसका एक रूट है, देन सेकेंड रूट मस्ट बी कॉन्जुगेट p माइनस आयोटा q। याद रखिए बात, अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, वरना ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। फिर देख लीजिए बात,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, ए बी सी रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो सेकेंड रूट क्या होगा, p माइनस रूट हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं और दोनों रूट अलग अलग हैं। देखिए जरा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी कंडीशन के अंदर एक पॉइंट आता है, एक नाम इसके अंदर, कि मान लीजिए अगर ए बी सी में से अगर कोई भी एक इमेजिनरी नंबर आ जाए या आयोट आ जाए, तब इसके रूट कॉन्जुगेट नहीं होंगे। फिर हम बेसिक कंडीशन 10th वाली सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए का यूज करेंगे। अब इसके अंदर एक नाम आया था थोड़ी देर पहले, आयोटा। इस आयोटा के बारे में थोड़ा बात बता दें, आयोटा क्या होता है। देखिए आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस 1। अगर पावर को अप्लाई करते जाएं तो आयोटा स्क्वायर होगा 2 का मल्टीप्लाई -1, आयोटा क्यूब की 3 बार मल्टीप्लाई, ये होगा -i, और आयोटा की पावर 4 होता है 1 के इक्वल, यानी कि आयोटा का स्क्वायर 1 आ जाता है। मैथ की थ्योरी क्या कहती है, अगर आयोटा की पावर n और n अगर 4 से ज़्यादा है तो मैथ कहता है पहले इस n को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर में आता है तो बस इसे i के ऊपर लगा दीजिए। इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, जो कि तुमने 11th क्लास के अंदर, ये बेसिक थ्योरी होती है, सभी जगह होती है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे पास i का हो, कोई कैसा भी क्वेश्चन है, कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी पावर ले लीजिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें 4 से डिवाइड करना। मैथ ये कहता है अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो बस उसके 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर में कितना आता है, रिमाइंडर में आता है 3, तो i की पावर 3 होता है -i, ये इसका आंसर आ जाता है। इस कंडीशन का ये इसका फाइनल जवाब आ जाता है। इस कंडीशन के अंदर एक छोटी सी बात, इसी बात को क्लियर करने के लिए, एक नाम सुना होगा फैक्टोरियल सभी के अंदर। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम जानते हैं 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। बात को जरा ध्यान से देखते रहिए। फैक्टोरियल का मतलब लगातार मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4, 5 में 1 2 3 4 5। अगर मैं 4 से ज़्यादा किसी का भी फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है तो 1 2 3 4 तो उसके अंदर 100% आना ही आना है। तो मैं एक बात लिख देता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट, n फैक्टोरियल is divisible by 4 for n greater equal to 4 and natural number, ये नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। n फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 4 for n greater equal to 4 belongs to नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आयोटा की पावर n फैक्टोरियल ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। लिख देते हैं फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल टू 4, ये कंडीशन, i की पावर n फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होगा फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल टू 4। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर, अगर मैं ऐसे बात करता हूं, i की 4 लगातार पावर लेता हूं, i की पावर 3, i की 4, i की 5, i की पावर 6, जरा बात को ध्यान से, ये हमेशा 0 होगा। कॉमन लेकर के चेक कर सकते हो। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। आयोटा की 4 लगातार पावर का सम हमेशा 0 होता है, मगर सभी के अंदर 1 का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ i की पावर -5 प्लस i की पावर -4, i की पावर -3, i की पावर -2, अब भी क्या होगा ये 0। i की 4 लगातार पावर का सम हमेशा 0 होता है। कोई सी भी कंडीशन ले लीजिए, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। लिख देता हूँ ये बात में यहाँ पे, सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is 0। आयोटा की 4 लगातार पावर का सम हमेशा 0 होता है। जो भी कंडीशन आती है i की 4 लगातार पावर का सम 0
उनके अंदर 1 का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर। इन सारी बातों को ध्यान में रखने की कंडीशन है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक की थ्योरी के ऊपर डिपेंड, जिनमें पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के ऊपर लिया गया है। थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर रूट्स की बात बताई थी हमने थोड़ी देर पहले, उसी कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या कंडीशन है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा 0 इज 1 प्लस आई, फाइंड द अदर रूट। तो इसका अन्य रूट बताओ क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसका एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा। ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बताते हैं 1 माइनस आयोटा, जो कि पूरी तरह गलत है। क्यों? कॉन्जुगेट रूट तभी होते हैं जब इसके तीनों कोफिशिएंट रियल हों, मगर इसके तीनों कोफिशिएंट रियल नहीं है, इसलिए ये बात थ्योरी फेल हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, एक रूट हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, तो मान लीजिए दूसरा रूट बीटा है, सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, तो लीजिए दूसरे रूट का आंसर आता है -1। बात को ध्यान से देख लीजिए, अगर हमें कोई कंडीशन निकालनी है, इसका एक रूट मेरे पास 1 प्लस आयोटा है, दूसरा रूट क्या है, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसका आंसर फटाफट 1 माइनस आयोटा, क्योंकि हमें कॉन्जुगेट याद रहता है। मगर कॉन्जुगेट से पहले एक बात, कॉन्जुगेट तभी होते हैं, मैंने अभी नेचर ऑफ रूट की बात की थी, अगर इसके तीनों के कोफिशिएंट रियल हैं, मगर रियल नहीं, एक के साथ माइनस आयोटा, एक के साथ -1 प्लस आयोटा लिखा है, तो रूट कॉन्जुगेट वाली थ्योरी फेल हो जाती है। 10th क्लास वाली थ्योरी अप्लाई करेंगे, सम ऑफ रूट, मान लीजिए दूसरा रूट बीटा है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो दूसरा रूट आता है -1। अब आते हैं हम इसके सेकंड एग्जांपल के सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1। दो पार्ट कर देते हैं पहले, एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। n 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस सिग्मा n 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। एक थोड़ी देर पहले एक बात बताई गई थी कि i की 4 लगातार पावर का सम 0 होगा। अगर मैं 1 से लेकर 13 तक 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक वैल्यू एक्स्ट्रा बचती है। एक वैल्यू एक्स्ट्रा, चाहे इसमें डिवाइड कीजिए या ये कहां तक मूव करता है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। बस मुझे वैल्यूज काउंट करनी है, कितनी 13 वैल्यू हैं। 12 तक की वैल्यू का सम 0 होगा, 4 का सम 0 होता है। एक वैल्यू एक्स्ट्रा बचेगी, या तो वैल्यू सबसे पहली लीजिए या सबसे लास्ट की। अगर मैं सबसे पहली वैल्यू लेता हूं तो i की पावर 1 प्लस i की पावर 1 प्लस 1, तो आ गया आयोटा -1, इसका फाइनल जवाब आ जाता है। i की 4 लगातार पावर का सम 0 होता है इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से। r -2 to 100 i की पावर r, ये है मेरे पास। अब मुझे यहां पर ये काउंट करनी है कितनी वैल्यूज है मेरे पास, टोटल कितनी वैल्यू है काउंट करना है। काउंट करना आसान होता है अगर ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये 1 बन जाए। 1 कब बनेगा, जब ऊपर नीचे हम 1 ऐड कर दें तो 1 बन जाता है। लीजिए 3 ऐड ऊपर कर देते हैं और 3 ऐड नीचे कर देते हैं तो 1 बन जाता है नीचे। मैथ में उधार चलता है, अगर यहाँ तुमने प्लस किया तो यहाँ पर तुम्हें माइनस करना होगा। उधार क्लियर कीजिए पहले, तुम्हें यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, काउंट करना आसान रहेगा 1 से स्टार्ट करके। तो मैंने 3 ऐड किया नीचे, 3 ऐड किया ऊपर, तो आ गया r 1 से 103। जब यहाँ 3 प्लस करता हूँ तो यहाँ पर 3 मुझे माइनस करना होगा। अब जरा अगर ये 103 वैल्यूज हैं, 4 से डिवाइड करूंगा, 3 वैल्यू मेरे पास एक्स्ट्रा आएंगी। क्यों, 100 के 25 सेट 0 हो जाएंगे लगातार। 4 लगातार वैल्यू का सम 0 होता है। 3 वैल्यू या तो स्टार्ट की लीजिए या लास्ट की। तो स्टार्ट की 3 वैल्यू ले रहे हैं, r को रखिए पहले 1, i की -2 रखिए 2, i की -1 रखिए 3, ये आ गया 0। 3 वैल्यू, अब मुझे इसको सोल्व करना है। बस मेरे पास एक वैल्यू की कमी है, अगर एक वैल्यू और रख दूं तो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। तो बस मैं यहां पर i की पावर 1 ऐड कर देता हूं और i की पावर 1 माइनस कर देता हूं। अब जरा देखिए i की 4 लगातार पावर का सम 0 हो जाता है। तो बस
आता है 0 माइनस आयोटा, तो आंसर आता है माइनस आयोटा। ये आता है इसके सेकंड पार्ट का आंसर माइनस आयोटा। ध्यान से देख लीजिए, आई की 4 लगातार पावर का सम 0, यहाँ पर 1 की कमी थी तो मैंने उस पार्ट को माइनस भी किया, उस पार्ट को मैंने प्लस भी किया, दोनों कंडीशन का मैंने इसके अंदर सहारा लिया एक साथ। अब मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन इसी का ही थर्ड पार्ट, इसमें फैक्टोरियल लगा है थर्ड पार्ट के अंदर, इसी की बात करते हैं हम। कहां से कहां तक मूव करती है वैल्यू, जरा इसको और देख लें। देखिए इसके अंदर कंडीशन क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर लिखा है सिग्मा आई की पावर n फैक्टोरियल, और n मूव कर रहा है 0 से लेकर 100 तक। n मूव करता है 0 से 100 तक मूव करता है n। अब यहां पर इसका जवाब निकालना है, इसकी कंडीशन क्या होगी। ध्यान से देख लीजिए, n मूव कर रहा है इसके अंदर 0 से लेकर 100 तक, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालते हैं, कंडीशन को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर भी फैक्टोरियल आ जाए, एक पॉइंट मैंने ये बताया था, अगर n ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो i की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो यहां पर हम करेंगे 4 तक पहुंच जाइए, पहले 0 फैक्टोरियल, i की 1 फैक्टोरियल, i की 2 फैक्टोरियल, i की 3 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा, यहां पर लिखिए 4 to 100 i की पावर n फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, 0 फैक्टोरियल 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i की पावर 6, और जरा ध्यान से 4 से लेकर 100 तक सभी की वैल्यू 1 होगी। जब सभी की वैल्यू, सबको काउंट करिए कितनी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू है टोटल 97। काउंट कर लीजिए, 3 ऊपर नीचे माइनस करके देखिए 1 से 97 वैल्यू आती है टोटल 97। अगर आयटा की पावर n फैक्टोरियल है, अगर n ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। तो बस ऐड कर लेते हैं, i प्लस i माइनस 1 प्लस 97, तो फाइनल जवाब आता 95 प्लस 2 आयोटा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। i की पावर n फैक्टोरियल निकालने का तरीका, फैक्टोरी में तब तक चलते रहिए जब तक कि आयोटा की पावर के अंदर फैक्टोरियल 4 से स्टार्ट ना हो जाए। तो मैं 3 तक चलता हूं, ये 4 से स्टार्ट हो जाता है, तो बस 4 ये काउंट कर लेते हैं, 97 2i 95 प्लस 2 आयोटा आंसर आ जाता है। अब जेईई मेन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है जेईई मेन के अंदर, पहला क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर x। इसकी वैल्यू चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बतानी है कि कंडीशन क्या आती है और क्या इसका जवाब आता है। इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ऑलवेज आयोटा होता है। कैसे आया, 11th क्लास में क्या होगा, नीचे वाले के कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद दिया जाता है। वैसे 3 बातें तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए। एक तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होता है आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होता है माइनस आयोटा, और तीसरा 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस को, नई चीज नहीं है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर x इज इक्वल टू 1। तो हमारी कंडीशन आ जाती है आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। 1 को मुझे आयोटा के रूप में लिखना है कि 1 आ जाए। हमें याद है आयोटा की पावर 4 हमेशा 1 होता है। और एक बात फिक्स है, सभी ऑल्टरनेट के अंदर नेचुरल नंबर में आंसर है। तो हमें आयोटा की पावर नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिखना है। और एक बात बताएं, जीरो कैसा होता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो हमेशा एक इंटीजर होता है। अब कंडीशन, तो आयोटा की पावर x को लिखने का मुझे अधिकार है, आयोटा की पावर 4 या आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, इस तरीके से चलता है। क्यों, सभी ऑल्टरनेट के अंदर नेचुरल नंबर है।
अगर सभी के अंदर इंटीजर होता तब भी बात सही हो जाती। तो हम बोलेंगे x या तो होगा 4 या 8 या 12, 16 चलता रहेगा। तो कहेंगे जी x होगा 4 का मल्टीपल और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत है, प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल। ए मुझे मालूम, अगर थीटा की वैल्यू है -π/2 से पाई इज प्योरली इमेजिनरी, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट का सम बताओ। यहां पर ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें गिवन है a इक्वल टू 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। अब कहता है a इज प्योरली इमेजिनरी। अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट होता है 0, और प्योरली इमेजिनरी के लिए मैंने याद कराया था z बार इज इक्वल टू -z। तो यहां पर हो जाता है a का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -a। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिमेंबर भी कराया था, बात बताई थी कि प्योरली में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं फिर कंपेयर करते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी बात, इसके कॉन्जुगेट को -a के इक्वल, और कॉन्जुगेट निकालने का तरीका होता है सीधा सिंपल, जहाँ पर भी आई हो ऊपर नीचे सबका साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि 3 - 2i साइन थीटा अपॉन 1 + 2i साइन थीटा इज इक्वल टू -3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। अब करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आता है देखिए, 3 - 8i साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 - 8i साइन थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आता है जी साइन स्क्वायर थीटा 3/4। ये आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद। इसको लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर, या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/3। तो थीटा की जनरल वैल्यू जानते हैं फॉर्मूला, थीटा आता है nπ ± π/3, और n बिलोंग्स टू होता है उसके अंदर इंटीजर। इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी होते हैं। अब मुझे थीटा की वैल्यूज मालूम है -π/2 से π तक, तो यहां पर मुझे n की वैल्यू रख करके थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अगर n को मैं 0 रखता हूं तो थीटा की वैल्यू आती है ± π/3। दोनों वैल्यू बिल्कुल सही है, -π/3 भी इसके अंदर और π/3 भी इसके अंदर है। दूसरी बात, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो थीटा की वैल्यू आती है, एक तो आती है 2π/3 और एक आती है 4π/3। 4π/3 फेर हो जाती है वैल्यू, क्यों, हमें चाहिए -π/2 से π। माइनस जाएंगे तो आउट हो जाएगी वैल्यू, केवल ये कंडीशन हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो इन सब का एक की वैल्यू का सम क्या है, -π/3 + π/3 + 2π/3। तो लीजिए आंसर आता है 2π/3। तो आंसर आ जाता है इसका डी आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 2π/3। एक क्वेश्चन और है इसका, उसे और देख लीजिए। ये देखो क्वाड्रेटिक के वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। अल्फा बीटा बी रियल एंड जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर इफ अल्फा बीटा जो इसके कोफिशिएंट रियल नंबर है, ये बात फिक्स है। अगर कोफिशिएंट रियल है तो रूट मस्ट बी कॉन्जुगेट। लेट सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं जेड को x + i/y। मुझे मालूम है यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड है मेरे पास 1, दैट इज x मेरे पास उसने 1 दिया।
तो बताइए जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है। कहता है टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑन द लाइन, दोनों अलग रूट इस वाली लाइन के ऊपर डिपेंड हैं। तो बात ये हुई थी क्योंकि रूट इसके रियल हैं तो रूट्स होंगे इसके, जब अल्फा बीटा रियल, रूट होंगे कॉन्जुगेट। देन अदर रूट इज जेड कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा वाई, मगर एक वचन देना होगा, वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 होगा तो दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाते हैं, मगर उसने कहा डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो y तो कभी 0 होगा ही नहीं। सभी ऑल्टरनेट के अंदर बीटा की स्टडी है, रूट मेरे पास है दोनों। बताइए जब रूट का सम करते हैं तो अल्फा आता है, रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा आता है। तो प्रोडक्ट क्या है रूट्स का, प्रोडक्ट दोनों का क्या है, 1 प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा वाई, ये है जी बीटा के इक्वल, या ऐसे बोले 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, और बोले बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होगा। तो बताइए बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है 1 टू इन्फिनिटी। एक ऐसा ऑल्टरनेट कौन सा है, किसी भी ऑल्टरनेट के अंदर 1 पर क्लोज्ड इंटरवल दिया है, यहां पर बी पर, मगर और मेरे पास जेई मेन के अंदर कोई ऑप्शन नहीं, तो मुझे बी पर सी पर ही टिक लगाना होगा। क्यों, क्योंकि y तो कभी 0 ले ही नहीं सकता, अगर y को 0 लूंगा तभी बीटा 1 हो सकता है। अगर y को 0 लेता हूं तो दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाएंगे, और उसने कहा रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो मुझे सी पर टिक लगाना होगा। चलिए अब सेकंड लेक्चर इसके बाद शुरू होगा।